गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सब बने रहें हमारे साथ और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, हम पॉलिटी मैंने स्टार्ट की है। पॉलिटी की मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा जिसने फर्स्ट क्लास देखी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। पहले मैंने आपको देखो पॉलिटी में क्या है, सबसे पहले पढ़ना होता है कि हमारे जितने भी क्या है भारत शासन अधिनियम बने, क्योंकि वो भी एक रूल्स लेकर आए थे, वो भी एक संविधान की तरह के रूल्स थे। जब संविधान तो था नहीं, तो उन्हीं के हिसाब से क्या होता था, शासन होता था। जैसे भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले वो पार्ट होता है। उसके बाद जब संविधान हमारा बना तो क्या है, संविधान की संविधान सभा किस किस तरह से, उसमें कितने लोग थे, है ना, वो सब। तो आप ये घबराए मत, ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हमें हमारे संविधान जो है, हमारे संविधान में क्या है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो एकदम फुल एनर्जी से पढ़ते हो स्टार्टिंग उसकी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कहता है ना, वो उपयोगिता का नियम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा रही थी मैं, है ना। यूटिलिटी की जिसका आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो, है ना, जिस चीज़ का आप ज़्यादा उपभोग करते हो तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। तो इसमें वो चीज़ ना हो जाए। तो मैं चाहती हूँ आपकी पूरी एनर्जी, जो मेन चीज़ है पढ़ने की, पूरा फोकस उस पर जाए। ठीक है, तो वो टॉपिक हम बाद में पढ़ लेंगे। सारे अधिनियम एक साथ करा दूंगी और एक क्लास में हो जाएगा आपका संविधान सभा। ठीक है ना, तो मेन चीज़ तो हमारा संविधान ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो संविधान में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको बता दिया था। भाग 1 मैंने आपको पढ़ा दिया। संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद। तो भाग 1 हमारा क्या कहता है, इसका नाम है इस चैप्टर का भारत और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसके बारे में इसमें चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक, तो इसमें से देखो तो इसमें कितने आर्टिकल हैं? 4 आर्टिकल हैं, 1 से 4, 4 इसमें आर्टिकल है। 1 2 3 4, तो इन चारों को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, पहला आर्टिकल क्या कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। संघ तो भाई हम फेडरेशन को भी कहते हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे, यूनियन। फेडरेशन कमज़ोर होता है, उससे कोई भी टूट सकता है, यूनियन से कोई नहीं टूट सकता। ठीक है, वो मैं आपको समझा दिया था। दूसरा आर्टिकल कहता है कि दूसरा आर्टिकल कहता है कि संसद को अधिकार दिया गया है कि वो अपने भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर से किसी राज्यों को अगर अपने देश में मिलाना चाहती है तो वो मिला सकती है। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको सिक्किम का 1975, सिक्किम 1975। ठीक है ना, 36वां संविधान संशोधन से सिक्किम को जोड़ लिया गया। सिक्किम पहले एक अलग देश हुआ करता था। ठीक है, कुछ लोगों को तो पता नहीं होगा सिक्किम अलग देश था। ठीक है ना, तो सिक्किम क्या था, पहले एक अलग देश था। तो 1975 में सिक्किम को मिला लिया और सिक्किम हमारे देश का 22वां राज्य बन गया, 22th स्टेट। ठीक, तीसरा आर्टिकल कहता है कि भारत के अंदर जितने राज्य हैं, संसद को अधिकार दिया गया है कि उन राज्यों के क्षेत्र में, उनकी सीमा में, उनके नाम में वो अदला बदली कर सकती है उस राज्य की अनुमति के बिना। क्लियर? इसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, है ना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, और बिहार से झारखंड अलग हो गया। ठीक है, और अभी जो सबसे लेटेस्ट हमारा स्टेट कौन सा बना है, सबसे नया 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। ठीक है, तो ये सब किसका काम होता है, संसद का। आर्टिकल 4 कहता है कि जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी तो इसके लिए संसद को राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती है ना। ठीक है ना, विशेष अनुमति यानी कि पूर्व अनुमति से ये काम हो सकता है। पूर्व अनुमति का मतलब कि पहले बता देता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, बस। ठीक है ना, स्पेशल उसके लिए कुछ अलग से परमिशन की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्योंकि इस आर्टिकल 4 को आर्टिकल 368 से अलग रखा गया है। जो आर्टिकल 368 के अंडर आता है उनके लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है, यानी कि स्पेशल परमिशन की। क्लियर? तो हमने चारों पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने अखंड भारत पढ़ा था, हमारा अखंड भारत। ठीक, अखंड भारत कैसे कैसे था पूरा थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं ना, वरना क्लास आगे पढ़ाने का टाइम नहीं बचेगा। ठीक, देखो अखंड भारत जो था, सबसे पहले हमने देखा था कि 1893 में क्या अलग हो गया भारत से, अफगानिस्तान अलग हो गया था। ठीक है, 1935 में क्या अलग हो गया, बर्मा यानी कि म्यांमार अलग हो गया भारत से। ठीक,
उसके बाद 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है। ये तो अलग हो गए देश, पूरे पूरे जो देश बन गए। लेकिन इसके बाद जब अंग्रेज छोड़ कर गए तो अंग्रेजों ने एक और फूट डाल दी हमारे भारत में। हमारे भारत में कितनी 552 देसी रियासतें थीं। इन सबको एक साथ जोड़ कर रखना बहुत मुश्किल था और उसमें एक चिंगारी लगा गई अंग्रेजों ने क्या कहा कि आपको 3 कंडीशन है आपके पास, है ना, 3 चॉइस है। आप चाहो तो भारत में रहो, आप चाहो तो पाकिस्तान चले जाओ, और आपकी मर्जी हो तो आप क्या करो, स्वतंत्र देश बना लो, ठीक। तो इसमें 3 राज्यों ने गड़बड़ की थी। कौन कौन से? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया भारत में? जूनागढ़ को मिलाया गया जनमत संग्रह से। किससे? जनमत संग्रह से, ठीक है। ये काम किया किसने था? सरदार पटेल ने। और सरदार पटेल की हेल्प किसने की थी? वीपी मेनन और माउंटबेटन ने। वीपी मेनन और माउंटबेटन, क्लियर। तो सरदार पटेल ने क्या किया? जनमत संग्रह कराया जूनागढ़ में। फाइनली जूनागढ़ भी हमारे भारत में मिल गया। सेकंड नंबर पड़ता हम हैदराबाद। हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के द्वारा वो भी हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। अब तीसरा होता है जम्मू कश्मीर, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, और जम्मू कश्मीर आज तक भी कॉम्प्लिकेटेड ही है, ठीक है ना। अब थोड़ा जब से 370 हटाया तो अब धीरे धीरे हो जाएगा सब एडजस्ट। अब जैसे हमारे और स्टेट है, धीरे धीरे सब नॉर्मल होते जा रहा है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में राजा का नाम क्या था? हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा का नाम क्या था? राजा हरि सिंह, ठीक है। और वहाँ के जो सेनापति थे हरि सिंह के, उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, ठीक है, शेख अब्दुल्ला। फाइनली जब इन्होंने क्या कहा, शेख अब्दुल्ला ने, कि हमें क्या करना, हमें आज़ाद रहना है, ना तो हमें पाकिस्तान में जाना, हमें भारत में रहना है। फिर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, और हरि सिंह जब आए अपनी हेल्प मांगने के लिए सरदार पटेल के पास, तो सरदार पटेल ने कहा जब आप हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है तो हम क्यों आपकी हेल्प करें। तो फिर इन्होंने भारत में मिलने के लिए, यानी कि भारत में शामिल होने के लिए साइन की 16 अक्टूबर 1947 को। 16 अक्टूबर 1947 को। तो इस तारीख को क्या हो गया, कश्मीर हमारा हो गया। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, ये जो शेख अब्दुल्ला था, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं आना था भारत में। शेख अब्दुल्ला ने इसमें हमारे संविधान में आर्टिकल 370 जुड़वा दिया। आर्टिकल 370 हमारे किसमें? संविधान में जुड़वा दिया। आर्टिकल 370 क्या है? इसमें स्पेशल प्रोविज़न दिए थे इसमें कश्मीर के लिए, ठीक है ना, कि उनका जैसे आरबीआई के अंडर आता है सारे के सारे। जब हम आर्टिकल 370 को पढ़ेंगे, है ना, तब इसके बारे में मतलब आपको अच्छे से समझाऊंगी मैं। लेकिन इतना तो आपको पता है कि स्पेशल जो चीज़ें थी, कि वहाँ पे कोई जाकर रह नहीं सकता, है ना, मतलब वहाँ पे परमानेंट कोई नहीं रह सकता, ये सब चीज़ें किस वजह से थी? आर्टिकल 370 की वजह से, ठीक। वहाँ पे आरबीआई की जगह वर्क कौन करता था? एसबीआई, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो आर्टिकल 370 किसने जुड़वाया था? शेख अब्दुल्ला ने। फिर इसके बाद शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, अब उमर अब्दुल्ला, इन्हीं लोगों का क्या रहा? शासन रहा, इसका बेटा उसका बेटा कश्मीर पर, ठीक है। तो अब तो 370 नहीं रहा, अब तो वहाँ पर कोई भी जाकर रह सकता है। तो ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। और हमारा भारत क्या बन गया? अखंड भारत बन गया। मतलब जो आप आज नक्शा देखते हो भारत का, वो बन चुका है, ठीक है। अब भारत में फिर क्या होता है? फिर भारत को 4 स्टेट में बांटा, ABCD, ठीक है ना। ए में क्या था? ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि जिन पर अंग्रेजों का शासन था, ये कितने थे? 9 थे। बी में था प्रिंसली स्टेट, यानी कि जिन पर यहाँ के छोटे मोटे जो राजा रजवाड़े थे, है ना, निजाम वगैरह, उनका शासन था, इनकी संख्या भी 9 थी। सी में थे कमिश्नरी स्टेट, ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर सिर्फ एक बड़े शहर पर अंग्रेजों ने अपना शासन करके वहाँ पे कमिश्नर बिठा रखा था, ठीक है, उसको क्या गया? कमिश्नरी स्टेट। तो इनकी संख्या 10 थी। और डी में होता था यूनियन टेरिटरी, इसकी संख्या 1 थी, ठीक है, ऐसे बिठाया गया। फिर हमारे भारत में क्या होने लगा? विरोध होने लगा, क्योंकि समझ नहीं आता था कौन किधर का है, समझ नहीं आता था कौन ए में है। भाई जो बिल्कुल नॉर्थ में आ रहा है वो भी स्टेट ए के अंडर में आता है, जो बिल्कुल साउथ में है वो भी स्टेट ए के अंडर में आता है। तो जनता पागल हो गई थी, ठीक है ना। तो सबने क्या किया? सबने विरोध करना शुरू किया। तो सबके विरोध को देखते हुए सबने कहा कि हम जो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से सब चाहते थे, देखो हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज ये है, तो हमारी एक अलग स्टेट बना दो। जैसे जो पंजाबी बोलने वाले थे, उन्होंने कहा हम पंजाबी बोलते हैं, हमारा कल्चर ये है, हम भांगड़ा करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए एक पंजाब बना दो।
तो इस तरीके से सब मांग कर रहे थे। तो सबकी मांग को देखते हुए एक आयोग बिठाया गया, उसको कहा गया एसके धर। एसके धर, यहाँ से हमें पढ़ना चालू करना है, ठीक है। एसके धर आयोग, इसका जो गठन हुआ था 1948 में हुआ था। एसके धर आयोग का गठन 1948 में हुआ था। किस लिए था ये? राज्यों के पुनर्गठन के लिए। राज्यों के पुनर्गठन के लिए, क्योंकि राज्य बन चुके थे ABCD, अब दोबारा से राज्य बनाएंगे तो उसका हम पुनर्गठन कहेंगे, ठीक है ना। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए क्या हुआ, एसके धर आयोग बनाया गया। तो जैसे कि पब्लिक की मांग थी, जनता की, कि सब अपनी लैंग्वेज के हिसाब से चाह रहे थे स्टेट बनाना, तो एसके धर को एसके धर से यही कहा गया, एसके धर कमेटी से, कि आप इसको ऑब्जर्व करो, आप सोचो समझो कि क्या ये करना सही है, ठीक है ना। भाषा के आधार पर, है ना, लैंग्वेज के बेस पर क्या स्टेट बनाना सही है। तो एसके धर आयोग ने क्या कर दिया, मना कर दिया। एसके धर आयोग ने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही नहीं है। क्लियर। अब विरोध तो कंटिन्यू है, सब चाहते हैं। तो अब क्या होता है, अब एक और कमेटी बनी, उसका नाम है JVP कमेटी। JVP, ठीक है, JVP में 3 लोग थे। J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया जो कि कांग्रेस के क्या थे, इतिहासकार थे, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। इन तीनों की कमेटी बिठाई गई। अब इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी सेम वही रिपोर्ट चेप दी कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को उन्होंने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। इन्होंने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहाँ तक मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर कुछ भी समझ ना आए, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करने, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। एक बार सब शेयर तो ज़रूरी कर दिया करो। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। अब क्या होता है, अब ऐसे करते करते ये 1948 तो चला गया, 1949 चला गया, 1950 चला गया, 51 चला गया, ठीक है। 51 में फिर इलेक्शन हुए थे, आपको पता है ना। 51-52 में, 51 की लास्ट से इलेक्शन स्टार्ट हुए थे। हमारी जो पहली गवर्नमेंट थी तो 1951 के लास्ट से शुरू हुए थे और 1952 में वो ख़त्म हुए थे, तो 51-52 बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया। अब गवर्नमेंट भी बन गई, 1952 में गवर्नमेंट बन गई, 1952 में क्या बन गई, गवर्नमेंट बन गई। तो इसमें तो मेन तो सबको पता ही होता है कि पहले हैं जो हमारे प्रधानमंत्री कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पावर उनके हाथ में है। तो पहले ही कौन सा किसी और के हाथ में थी, यहाँ पे भी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन सब के हाथ में थी, ठीक है ना। 1948 तक कह सकते हैं सरदार पटेल के हाथ में थी, लेकिन 1951 के बाद उनकी मतलब इलेक्शन होने से पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। वरना ये कहता ना कि पहले प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल को बनाना चाहिए था, इसमें कोई दो राय, कोई गलत बात नहीं है कि वाकई में सरदार पटेल जो थे बहुत ही योग्य और बहुत ही अच्छे, यानी कि हर तरह से हम कह सकते हैं एकदम बेस्ट थे, है ना। लेकिन जब इलेक्शन हुए, जब वो थे ही नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर हो कैसे सकते थे, प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकते थे जब वो थे ही नहीं, ठीक है। तो फाइनली एक ऑप्शन हमारे पास सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का ही बचता था, ठीक। तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अब विरोध चालू है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश साउथ में आता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का नक्शा कुछ ऐसे ऐसे है ना। यहाँ पे ज़्यादा नीचे कर दिया वैसे मैंने, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ पे मान लेते हैं इसको, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से नीचे आपको पता है तमिलनाडु है, यहाँ पे तमिलनाडु है, इधर हो जाएगा केरला, फिर यहाँ तेलंगाना, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, इस तरीके से साउथ में, ठीक है। तो ये क्या हमारा आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ कि हम क्या करते हैं, हम तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं। देखो आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज क्या है, तेलुगु, ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु ये हो गया, ये देखो ये तो लंबा सा ये केरला है, और बाकी का एरिया जो है ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तमिल। केरला में तो अलग है, मलयालम, है ना। देखो जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया में जो ज़्यादातर लड़ाई होती है किसकी होती है, हिंदू मुस्लिम की, है ना।
तो यानी कि धर्म को लेकर लड़ाई होती है। धर्म को, अगर धर्म भी नहीं है, यानी कि हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही, तो अपने ही धर्म में हो जाएगी जाति को लेकर। ठीक है, धर्म को लेकर होती है, जाति को लेकर होती है। नॉर्थ इंडिया में ये है, लेकिन साउथ इंडिया में धर्म और जाति को लेकर लड़ाई नहीं होती। साउथ इंडिया में आपने कभी साउथ मूवी में भी देखा होगा, वहाँ पे लड़ाई होती है तमिल की और तेलुगु की। तमिल बोलने वाले अलग, तेलुगु बोलने वाले अलग। ठीक है, और उस टाइम पे सब एक थे, तो इनमें लड़ाइयाँ होती थी। तो तेलुगु वाले चाहते थे कि हम जो हमारी लैंग्वेज है, हम अपना बॉर्डर हम अपना अलग करेंगे, तमिल वालों को भगाओ। ठीक है, तो तेलुगु वालों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया इस चीज़ का। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। तो फिर 1952 में क्या हुआ, 1952 देखो, 1952 में जो तेलुगु का जो होता है ना एक रिप्रेजेंटेटिव जो विरोध का था या फिर वहाँ का नेता टाइप था, उसका नाम था पेट्टू श्रीरामुलु। क्या नाम था? पेट्टू श्रीरामुलु। ये पेट्टू तो भाई गलत बन गया, पेट्टू श्रीरामुलु। ठीक है, पेट्टू श्रीरामुलु। पेट्टू श्रीरामुलु मतलब कि आंध्र प्रदेश का एक नेता था, एक रिप्रेजेंटेटिव था। तो इन्होंने क्या कर दिया, भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब जब इन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट की, तो अगर कोई भी लीडर कोई ऐसा काम करता है, यानी कि भूख हड़ताल करता है या अनशन पर बैठता है, या फिर कहना राहुल गांधी की तरह वो भारत जोड़ो यात्रा निकालता है, ठीक, तो पब्लिक ना इस काम में ना पब्लिक साथ में जुड़ती चली जाती है ना। नॉर्मली आपने भी देखा है, पब्लिक जुड़ती चली जाती है। तो इन्होंने जब भूख हड़ताल स्टार्ट की, तो और ज़्यादा आंदोलन और ये सब तोड़फोड़ ये सब होने लगा। तो इन्होंने जो भूख हड़ताल की कितनी, 56 दिन की। सोचो, 56 डेज, 56 दिन की भूख हड़ताल की थी पेट्टू श्रीरामुलु ने। अब जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, उन्हें लगा चल थोड़े बहुत करेंगे, हो जाएंगे शांत, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 56 दिन के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 56 दिन के बाद क्या होगी, इनकी डेथ हो गई। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेलुगु में कितना बड़ा बवाल हुआ होगा। तेलुगु नहीं, मतलब कि आंध्र प्रदेश में, तेलुगु तो लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश में कितना बड़ा बवाल हुआ होगा इस चीज़ को लेकर। एक तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ आप बात नहीं मान रहे, और फिर जो लीडर मेन इस चीज़ को क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा था, जो है ना, जो मेन था, उस इंसान की डेथ हो जाए, तो भैया यहाँ की जो पब्लिक है ना आंध्र प्रदेश की, पूरा तोड़ फोड़ मचा दिया, सब भड़क पड़े बहुत ही ज़्यादा। फिर क्या करना पड़ा, फिर इनको एकदम से एक्शन लेना पड़ता। फिर तब जवाहरलाल नेहरू ने बहुत जल्दी से एक्शन लेके क्या किया, 1 अक्टूबर 1953, अगला साल आ गया, 1953 को क्या कर दिया, आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो भाषाई आधार पर पहला बनने वाला पहला राज्य कौन हो गया, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन, इसकी कोई लिमिट नहीं है कितनी बार पूछा गया होगा, हजारों बार, एसएससी के एग्जाम में तो हजारों बार, और वो भी हर लेवल, सीजीएल से लेकर आप पैट के एग्जाम, पैट तो खैर यूपीटर प्लस से, लेकिन फिर भी मतलब मैं लेवल बता रही हूँ, है ना, सीजीएल से लेकर पैट के एग्जाम तक हर किसी इसमें पूछा गया है ये वाला, ठीक है। तो समझ आ गया कैसे बना आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। क्लियर। अब जब आंध्र प्रदेश बन गया, तो क्या तमिल वाले नहीं कहेंगे तुमने इसे तो बना दिया, अच्छा हम इतने बुरे हैं, हमें भी बनाओ। ये तमिल वाले भी कहने लगे ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश बन गया, तो अब क्या हो गया, ये तो ले लिया था जल्दबाजी में एक्शन, भाई लेना जरूरी था, वरना पब्लिक सीधे वहीं दिल्ली पहुंच जाती, ठीक है, दिल्ली पर हमला कर देती। तो ये तो हो गया क्या, एक यानी कि कह सकते हैं इमरजेंसी वाला, इमरजेंसी में ये करना पड़ा, ये मजबूरी हो गई था करना। लेकिन इसके होने से बवाल कम नहीं हुआ, इसके होने से सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश का शांत हो गया, लेकिन पूरे भारत में बवाल स्टार्ट हो गया। अब सब कहने लगे भाई ठीक है, अगर तेलुगु बोलने वालों का आपने आंध्र प्रदेश बना दिया, तो तमिल बोलने वाला का तमिलनाडु बनाओ, मलयालम केरला वाले कह रहे हैं हम मलयालम बोलते हैं, हमें भी अलग करो, ठीक है ना। महाराष्ट्र वाले कह रहे हैं मराठी बोलते हैं, हम मराठी वालों का हमें अलग महाराष्ट्र बनाओ, ठीक। और पंजाब को पीछे रहेगा, पंजाबी का भाई पंजाब हम पंजाबी बोलते हैं, हमारा पंजाब बनाओ, ठीक। इस तरीके से फिर पूरे भारत में क्या होने लगा, विरोध होने लगा। अब पड़ गया भारी, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब जब भारी पड़ गया, फिर क्या होता है, सही है, हाँ यहाँ पर ठीक है। फिर इसके लिए मजबूरी में एक कमेटी बिठानी पड़ी कि भाई देखो कुछ करो, एक कमेटी बिठाई इसके लिए। तो
तो उस कमेटी का नाम क्या रखा, फजल अली आयोग, यानी कि फजल अली जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर क्या है, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग कब बिठाया गया, 1953 में। 1953 में होगा, जब बवाल जब हुआ तो तभी कमेटी बिठाई, ठीक है। तो 1953 में किसका गठन हुआ, फजल अली आयोग का, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का गठन हुआ। इस बार इन्होंने कहा कि भैया देखो, एस के धर जो था उन्होंने मना कर दिया, जेवीपी ने मना कर दिया। अब फजल अली को तो करना ही था कि कुछ ना कुछ हर तरह से सोच समझ के कि मतलब क्या क्या बाउंड्री होगी, कितने स्टेट बन सकते हैं, है ना, कितनी यूनियन टेरिटरी बन सकती, तो काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब तो करना ही था। अब तो हमारे लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनने ही थे, तो इस वजह से इनका टाइम इनको ज़्यादा लगा रिपोर्ट देने में, क्लियर। तो इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट सब कुछ देखा, उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट दी अपनी 1956 में। रिपोर्ट कब दी उन्होंने, 1956 में। फजल अली आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी 1956 में, अपनी रिपोर्ट दे दी, ये 1 नवंबर को दी, 1 नवंबर है ना, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को अपनी रिपोर्ट दी। और इन्होंने कहा कि ठीक है चलो, इस रिपोर्ट में था कि हम 14 तो स्टेट बना देते हैं, राज्य, ठीक है, और 6 यूनियन टेरिटरी, 6 क्या बना देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। तो इन्होंने तो अपनी रिपोर्ट दे दी, तो इन्होंने सिर्फ रिपोर्ट दी है। अब ये अलाउ तो नहीं हुआ, कोई भी चीज़ अगर पूरे देश के लिए है ना, तो वो हम क्यों मानेंगे, ये हम क्यों माने कि 14 राज्य बन गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जब तक कि वो हमारे संविधान में नहीं है। बात क्लियर। तो यानी कि इसको हमारे संविधान में होना चाहिए था, ठीक। तो इसके लिए फिर अब तक तो देखो, अब तक ABCD राज्य थे, अभी आंध्र प्रदेश बना था रिसेंटली, लेकिन इन सबको एक कानूनी मान्यता देने के लिए, इन स्टेट को कानूनी मान्यता देने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 7वां संविधान संशोधन करना पड़ा, 7वां संविधान संशोधन करना पड़ा। और ये 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में, क्लियर। 1956 में क्या हो गया, 7वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। तो अब देखो समझ आ गया। तो अब इससे क्वेश्चन में बनते हैं, देखो इसको एक बार देख लो, फिर मैं क्वेश्चन बताती हूँ किस तरीके से बनेंगे। देखो क्वेश्चन बनते हैं, राज्य का आपको आयोग के नाम दे देगा कि इनमें से कौन सा आयोग या कौन सी समिति राज्य पुनर्गठन आयोग या मतलब राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक, क्लियर। तो हमने 3 पढ़ी, एस के धर, जेवीपी और फजल अली। इनमें से किस समिति ने राज्य भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए असहमति जताई या मना कर दिया, है ना, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो किसने, एस के धर नहीं मना किया था, जेवीपी ने मना कर दिया था। फिर दूसरा है कि राज्य पुनर्गठन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मान्यता किस आयोग ने दी, किसने दी, फजल अली आयोग ने। फजल अली आयोग कब बना, 1953 में। रिपोर्ट कब दी, 1956 में, ठीक है। और तो फजल अली आयोग की क्या कहते हैं इसको, रिपोर्ट को हिंदी में रिपोर्ट ही सुन लो चलो, ठीक है। रिपोर्ट के हिसाब से कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। राज्यों के पुनर्गठन के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, कौन सा, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956, क्लियर। तो अब हमारे पास कितने, 14 राज्य बन चुके हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। अब देखो इसके बाद आर्टिकल 4 जो है, सॉरी आर्टिकल 4 में तो कहा गया है कि संसद यानी कि कर सकती है वो सब, ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि संसद को अधिकार है कि हमारे राज्य के अंदर जो क्या है, हमारे राज्य क्षेत्र यानी कि भारतीय सीमा के अंदर जो राज्य हैं उनमें क्या कर सकती है, उनके सीमा में परिवर्तन कर सकती है। सीमा यानी कि उनके बॉर्डर में, यानी कि एक राज्य से 2 राज्य बना सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो 14 के बाद अब बनते फिर राज्य बनते चले गए, है ना। एक में से टूट के बने, बहुत सारे स्टेट तो टूट कर बने हैं, क्लियर, बहुत सारे स्टेट टूट कर बने हैं। बंगाल से बिहार अलग हुआ, फिर बिहार से झारखंड से फिर वो, ऐसे इस तरीके से ना ऐसे स्टेट बनते चले गए। तो फाइनली जब तक मेरे याद है ना, किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे स्टेट थे। देखो 28 तो राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। यहाँ मैं लिख रही हूँ स्टेट और यहाँ लिख रही हूँ मैं यूटी।
राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद आपको याद होगा 2014 में क्या हुआ, 2014 में तेलंगाना बना, तेलंगाना ऐड हो गया। तो अब राज्य कितने हो जाएंगे, 29 राज्य हो जाएंगे, 7 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर आपको याद है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को क्या कर लिया, राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से छीन लिया। तो अब एक स्टेट कम हो जाएगा। तो इसने क्या किया, ये इसने तो प्लस का काम किया और इसने माइनस का काम किया। तब कितने हो गए, 28 राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश तो वही चल रहे हैं 7। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को अलग अलग, देखो लद्दाख जो था, लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर आता था। जम्मू कश्मीर क्या था, स्टेट था, राज्य था। उस स्टेट के अंदर क्या आता था, लद्दाख आता था। ठीक है, लेकिन अब लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू कश्मीर को अलग, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो अब क्या होंगे, राज्य तो हमारे 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 2 ऐड हो जाएंगे। इसको मैं इधर नहीं लिख रही, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाओगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, कितने हो गए ये, 9 हो गए। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब रिसेंटली क्या हुआ, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव, दादर और नागर हवेली, बहुत छोटी छोटी सी हैं, है ना। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो है बहुत, मतलब यानी कि इनको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा बड़े अलग अलग हमें 2 जनों को रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक बंदा इनको कंट्रोल कर सकता है। तो उनको 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी से एक के अंडर में कर दिया, यानी कि उनको एक बना दिया। तो एक यूनियन टेरिटरी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो ये प्लस हुए थे, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा हमारा, देखो 28 राज्य हो गए, इसमें से जब 2 का आप 1 बना दोगे तो 1 कम हो गया ना, तो यहाँ कितने हो गए, 8। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये अब प्रेजेंट में। ठीक है, दमन एंड दीव, इसके साथ किसको जोड़ दिया, दादर और नागर हवेली। ठीक है, दादर नागर हवेली, क्लियर। तो ये अब हमने देख लिया हमारे स्टेट वगैरह कैसे बन गए। अब हम चलते हैं भाग 2 पर। भाग 1 में ना भाग 1 में वैसे तो कुछ खास है नहीं, 4 आर्टिकल है ना, लेकिन उसके ये सब पढ़ना भी जरूरी था। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। चला आगे, ये हमने पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब आजो आगे, देखो अब स्टार्ट होता है हमारा भाग 2। भाग 2 यानी कि चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब इस जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसका कोई नाम भी होगा, तो इसका नाम है नागरिकता। नाम क्या है इसका, नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। ये आता है आर्टिकल, जो नागरिकता है ये आता है अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल। वो 4 पे ख़त्म हुआ था, 1 से 4 था ना, तो ये शुरू कहाँ से होगा भाई, 4 तक वहाँ था, तो ये 5 से शुरू होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये 5 से लेकर कहाँ तक है, आर्टिकल 11 तक है। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं नागरिकता क्या होता है, नागरिकता किस देश से लिया गया है, ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, देखो नागरिकता जो है, नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से, ब्रिटेन। ठीक है ना, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है ना, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब नागरिकता होती क्या है, नागरिकता होती क्या है, देखो या तो आप ये समझ लो कि नागरिकता जो हमारे देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, हमारे देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको एक क्या मिलता है, एक स्पेशल, जैसे कि देखो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है ना, आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कुछ कर सकते हो इंडिया में, नहीं। यही तो क्या, यही तो हमारी नागरिकता है, यानी कि हमारे देश में के अंदर हमें रहने का एक, क्या कह सकते हैं भाई, मुझे वर्ड्स याद नहीं आते, पर्टिकुलर क्या बोलूँ हिंदी के लिए, समझाऊँ कैसे। देखो
नागरिकता ये होती है जब हम क्या हैं, हम छोटे बच्चे हैं, है ना, तो हमें मिलती है नागरिकता अपने पेरेंट्स से। यानी कि हमें इस संविधान में ये भी प्रावधान है कि जब उसके माँ बाप क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे, तो हम भी भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। लेकिन अगर नागरिकता है आपको एक्चुअल में नागरिकता मिलती है 18+ होने के बाद, 18 से ऊपर, क्योंकि तभी आपका क्या बनेगा, आधार कार्ड तो खैर पहले ही बन जाता है, इससे पहले वैसे आधार कार्ड नहीं था, तभी आपका क्या बनेगा, पैन कार्ड बनेगा, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड बनेगा, पासपोर्ट बनेगा, सब, ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये नागरिकता के अंडर में आती हैं। क्या हमारे देश के बाहर जो कोई रहता है, यानी कि जो हमारे देश का नहीं है ना, क्या उसकी ये सारी चीज़ें हमारी इंडिया की बन सकती हैं? नहीं बन सकती, ठीक है। तो नागरिकता का मतलब ये होता है, क्लियर, नागरिकता का मतलब होता है ये। ठीक है ना, नागरिकता का थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे, मुझे पता है वैसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और क्या कह सकते हैं नागरिकता के लिए, देखो जैसे मैंने बताया कि हम अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस सब हमारी आईडी ही तो है, हमारा आइडेंटिफिकेशन के, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट बनवा सकते हैं, ठीक है ना, पासपोर्ट। तो ये क्या है, ये अगर कोई बाहर का नागरिक, कोई हमारे देश के बाहर का आदमी हमारे देश के अंदर आएगा, तो क्या उसका हम ये बना के दे देंगे? नहीं। तो हम इनको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे लिए स्पेशल है, ठीक है, यानी कि विशेष अधिकार है। आ गया वर्ड याद मुझे क्या है ये, विशेष अधिकार है, यानी कि अपने देश के लोगों के लिए सरकार जो विशेष अधिकार, सरकार भी नहीं कह सकते, संविधान कह सकते हैं, ठीक है ना, संविधान जो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए जो विशेष अधिकार देता है, उसी हम नागरिकता कहते हैं। फाइनली मैं पहुंच गई पॉइंट पर ठीक है ना, क्या कहते हैं, उसी विशेष, इन्हीं स्पेशल प्रोविजन जो हैं, स्पेशल राइट्स, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम, यही हमारे किस में आएंगे, नागरिकता के अंदर आते हैं, ठीक है। नागरिकता कहाँ से ली गई है, हमारी ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता ली गई है। अब देखते हैं नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेकर 11, अब पढ़ना शुरू करते हैं, 5 से लेकर 11। देखो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 उधर कर देंगे एडजस्ट, 5 से 11। देखो हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और 14 अगस्त को क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। 14 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, देश आज़ाद हो गया। अब आपको पता है कि हमारी जो संविधान बना था 1950 में बना था, 1950 में संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक है ना। तो 1950 में जब संविधान बन गया, तो यानी कि ये 47 से जो बीच का टाइम है, 47 से 50 के बीच का जो टाइम है, 3 साल है ना, इन 3 साल के बीच में क्या हो रहा होगा, हमारा संविधान बन रहा होगा, ड्यूरिंग प्रोसेस होगा, लिखा जा रहा होगा, संविधान बन रहा होगा। और दूसरा काम क्या हो रहा है कि देश का विभाजन हो चुका है, तो दुनिया भर की आपने देखी है लड़ाइयाँ, है ना, उस टाइम पे कितना बुरा हाल था हमारे, वैसे तो टीवी पे देखी होगी ना तो वगैरह देखी होंगी लड़ाइयाँ, तो मेरा मतलब है टीवी वगैरह पे, ठीक है, मूवी वगैरह इस तरह की आती हैं, तो विभाजन के टाइम की, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ये जो विभाजन हुआ था धर्म के हिसाब से हुआ था। तो जो हमारे भारत था, ये इंडिया है और इधर पाकिस्तान है, ठीक है। भारत के जो हिंदू लोग थे, यहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इधर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो इधर जो एक्स्ट्रा जो हिंदू के अलावा जो मुस्लिम थे वो इधर आ रहे थे, और इधर के हिंदू इधर जा रहे थे। सोचो बॉर्डर का क्या हाल हुआ होगा। उस टाइम पे लड़ाइयाँ भी बहुत हुई थी, हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे थे, ठीक है ना, सिख, तो इस तरीके से हो रहा था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। उसी वक्त संविधान लिखा जा रहा था, तब संविधान लिखने में ये समझ नहीं आ रहा था हम नागरिकता दें किसको, समझ रहे हैं, कौन कहाँ रह रहा है, कौन किधर जा रहा है, नागरिकता किसको दें। तो हम जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, ये सिर्फ
उस टाइम के लिए है कि जब भारत का और पाकिस्तान का क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो उस टाइम पे किस किस को नागरिकता दी जाएगी। क्या हम उन लोगों को भी नागरिकता देंगे जो पाकिस्तान से आएंगे? क्या हम उनको देंगे कि जो भारत से जाकर पाकिस्तान फिर दोबारा से वापस आएंगे? क्या हम उनको भी नागरिकता दें या ना दें? तो वो सारी चीज़ें किस में लिखी गई हैं? 5 से लेकर 11 में, ठीक है। और इसके बाद है ना, विभाजन के बाद जब संविधान हमारा बन गया, संविधान बनने के बाद एक एक्ट आया, इसको क्या बोलते हैं हम? सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955। फिर हमें संविधान बनने के बाद यानी कि 1950 के बाद जिसको नागरिकता देनी है वो हम इस एक्ट के हिसाब से नागरिकता देंगे। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो हम पढ़ेंगे किस लिए है? ये जो विभाजन के टाइम पर हिंद और पाकिस्तान, इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम आर्टिकल में क्या लिखा गया है। एक्ट मुझे नहीं लगता आज मैं ये नागरिकता अधिनियम पढ़ा पाऊंगी, है, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। देखो आर्टिकल 5 में कहा गया है, आर्टिकल 5 में कहा गया है कि भारत के अंदर, है ना, हमारे भारत के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उन सबको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक। यानी कि जो चले गए, जो आ रहे हैं वो तो छोड़ो, है ना, जो इनएक्टिव हैं, जो कंप्लीटली यहीं है, ना तो वो गए ना वो आए, कुछ नहीं, है ना, जो यहीं पर है उनको नागरिकता मिलेगी। यानी कि भारत में रहने वालों, है ना, तो भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनको नागरिकता। देखो संविधान की लैंग्वेज जो है वो ये नहीं है जो मैं लिख रही हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए इजी तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज वो कुछ भी दिया आप पकड़ लोगे फिर, ठीक है। तो 5वें आर्टिकल में क्या कहा गया है कि जो भारत के अंदर लोग हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 में कहा है जो लोग पाकिस्तान से, ठीक है भाई, जब यहाँ के हिंदू वहाँ जा रहे थे, यहाँ के मुसलमान, भारत के मुस्लिम कहाँ जा रहे थे? पाकिस्तान जा रहे थे। तो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भी तो भारत आ रहे होंगे, तो जो पाकिस्तान की तरफ से भारत आएंगे उन्हें भी तो नागरिकता देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो पाकिस्तान से कहाँ आए थे? इंडिया, यानी कि भारत आए थे, है ना, इनको क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। इनको क्या मिलेगी? इनको भी हम नागरिकता दे देंगे। क्लियर? इनको भी हम क्या दे देंगे? नागरिकता दे देंगे। लेकिन इसमें कहा गया कि जो आ रहे हैं ना वहाँ से, ये संविधान बनने से पहले, आ जाओ, संविधान बनने से पहले जो आ रहे हैं, कब आ जाओ? ये संविधान बनने से पहले। एक बार संविधान हो गया तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फिर तुम्हें परमिट लिखवाना पड़ेगा, संविधान बनने से पहले, ठीक है ना। पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं लोग, वो संविधान बनने से पहले वापस आ गए, है ना, संविधान बनने से पहले आ गए, तो उन्हें हम नागरिकता दे देंगे ऐसे, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं करना, भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक। लेकिन जो संविधान बनने के बाद आए अगर, तो 19 अक्टूबर 1948 के बाद, इसके क्या बाद, इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? परमिट रूल शुरू हो जाएगा। परमिट रूल में कुछ नहीं है, सिर्फ जब आप आओगे तो वहाँ से आप परमिट लिखवा के लेकर आओगे। परमिट यानी कि कोई पेपर, लीगल पेपर, आपके साइन वगैरह होंगे, उस पर लिखा होगा कि हाँ हम पाकिस्तान से भारत जा रहे हैं रहने के लिए, ठीक है, परमानेंट रहने के लिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आके जो एम्बेसी उस टाइम पे जो भी बनाया गया होगा, है ना, ऑफिस वगैरह, रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको परमिट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको 6 महीने का टाइम देगा भारत में रुकने का। हो सकता है कि अभी तो आ गया, फिर इसका मन करे पाकिस्तान भाग जाए, ठीक है ना, तो 6 महीने का उसको टाइम दिया जाएगा। आप 6 महीने तक भारत में रहो, तब उसको नागरिकता मिलेगी। यानी कि अगर जो संविधान बनने के बाद आएंगे तो उसको परमिट रूल से मिलेगी। अगर संविधान बनने से पहले आ गए तो ईजिली, मतलब आ गए और आपको नागरिक आप भारत के हो गए, ठीक। तो आर्टिकल 6 समझ आया। अब आर्टिकल 7 देखो। आर्टिकल 7 क्या कहता है? देखो, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि पहले क्या करे, भारत से तो पाकिस्तान चला जाए, ये तो पाकिस्तान में थे ही, ये वाले लोग तो पाकिस्तान में ही थे, वो उधर भी तो लोग रह रहे थे ना, पाकिस्तान से भारत आए थे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहले जो भारत में रह रहा हो वो कहाँ चला जाए? वो पाकिस्तान चला जाए, ठीक है। अब फिर उसको रियलाइज हो भाई बहुत गलत जगह का फंस गए,
वापस चलो वापस चलो, भारत ठीक है अपना, ये तो पता नहीं कहाँ कैसे 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 लोग हैं। जब उसको रियलाइज़ हो कि हम तो गलत आके फंस गए, फिर वो वापस से कहाँ जाए, वापस से वो भारत आ जाए, वापस से क्या आ जाए, वो भारत आ जाए। ठीक है, तो उसको भी क्या मिल जाएगी, इसको भी हम नागरिकता दे देंगे, इसको भी हम नागरिकता दे देंगे। लेकिन इसमें भी सेम कंडीशन है ये वाली, संविधान बनने से पहले आ जाओ। क्लियर? तो आपने देखा तीनों आर्टिकल जो हैं कैसे हैं, तीनों आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 5 जो भारत के अंदर है उन्हें नागरिकता, आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें नागरिकता, आर्टिकल 7 जो भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से वापस आ गए, पहले यहाँ से वहाँ फिर वापस आए, ठीक है ना, उन्हें नागरिकता। क्लियर? तो आर्टिकल तीनों समझ आ गए। अब ये बताओ आज के टाइम पर अगर जो पाकिस्तान से भारत आएगा, क्या उसे नागरिकता मिलेगी? नहीं, उसे पूरे रूल रेगुलेशन से जो इसमें सिटीजनशिप एक्ट में लिखा है फिर उस हिसाब से मिलेगी। समझ गए ना ये किस टाइम की बात हो रही है? ठीक है ना, विभाजन के टाइम पार्टीशन हुआ था, तो किसको सिटीजनशिप देनी है किसको नहीं देनी। तो 5, 6, 7 आपको क्लियर होगा। आगे चलें। ठीक, आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 में कहा गया है 8, 9, 10, 11 तक है ना। देखो आर्टिकल 8 में कहा गया है कि जो विदेशों में लोग रह रहे हैं, है ना, यानी कि जो भारत बहुत लोग रहते हैं हमारे इंडियन, ठीक है, विदेशों में रह रहे हैं, वहाँ पे जाए कोई पढ़ाई करता है, कोई नौकरी करता है, यानी कि विदेश में कोई तो घूमने जाता है, हम कह सकते हैं इसको विदेश भ्रमण, विदेश भ्रमण यानी कि घूमना, या फिर विदेश में नौकरी करते हैं, कोई वजह कोई भी हो सकती है, विदेश में नौकरी करते हैं, ठीक है, तो आपकी क्या नागरिकता ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। ठीक है, तो नागरिकता ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, विदेश भ्रमण करने पर, घूमने जाने पर, या वहाँ पर जाकर आप नौकरी कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप करते हो तो वहाँ की नागरिकता ख़त्म नहीं होती। ठीक है, हमारे देश की नागरिकता आपको ख़त्म नहीं होती, आप फिर भी हमारे देश के क्या है, सिटीजन हैं, फिर भी क्या है, आप हमारे देश के सिटीजन होंगे। क्लियर? अब इसके बाद आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 कहता है कि देखो ये तो ठीक है कि आप वहाँ पे घूम लो फिर लो कुछ भी कर लो कि अपने देश से जुड़े रहो, लेकिन अगर आपने भारत की उस देश की नागरिकता ले ली जहाँ पर आप गए हो पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो अगर आपने उसी देश की क्या ले ली, नागरिकता ले ली, सिटीजनशिप उस देश की ले ली, तो हमारे देश की नागरिकता अपने आप ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाती है। ठीक है, विदेशी नागरिकता ले तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, खुद ही खत्म हो जाएगी। अब नागरिकता खत्म का मतलब क्या है, वही आपका राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई फैसिलिटी आपको इंडिया की नहीं मिल सकती। ठीक है ना, कोई फैसिलिटी इंडिया की नहीं मिल सकती। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि देखो आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। क्या मेरी नागरिकता कोई छीन सकता है? नहीं, आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, लेकिन आपकी नागरिकता जब तक सुरक्षित है तब तक, जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते, यानी कोई इलीगल काम, पता चले आपने यहाँ पे बम बनाने का कारखाना खोल लिया भारत में, बारूद बना रहे हैं आप, ठीक है ना, तो जब तक आप क्या करें, जब तक कोई देश विरोधी काम ना करे, आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। ठीक है ना, आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, ये जो है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके एग्जांपल जैसे कि जैसे प्रियंका चोपड़ा है, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, सबको पता है, उसने शादी की है निक जॉनसन से, अमेरिका का है वो, है, तो प्रियंका चोपड़ा अगर
भाई अमेरिका रहती है अब तो, अगर वो अमेरिका की नागरिकता ले ले तो क्या भारत की नागरिकता मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ऐसे जैसे सानिया मिर्ज़ा है, सानिया मिर्ज़ा ने शादी पाकिस्तान में की है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान की नागरिकता अगर सानिया मिर्ज़ा ले ले, सानिया मिर्ज़ा नागरिकता नहीं ली क्योंकि उसे पता है जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ली इधर भारत की नागरिकता ख़त्म, ठीक है ना, दी एंड। तो सानिया मिर्ज़ा ने इस वजह से पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली है। क्लियर? तो यह समझ आ गया। और ये वही है कि भाई जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे आपकी नागरिकता बिल्कुल सेफ है। ठीक। अब आर्टिकल 11 कहता है, आर्टिकल 11 का कहना है कि देखो यहाँ पे तो सेफ तो है ना, लेकिन अगर छीननी है ना, अगर कोई आपने लीगल काम कर दिया, कोई देश विरोधी, कोई संविधान के विरुद्ध या कह सकते हैं देश विरोधी काम कर दिया आपने, तो नागरिकता संबंधी अधिकार दिए किसको जाएंगे, कौन ये इस पर इसके ऊपर एक्शन लेगा? तो हम कह सकते हैं कि नागरिकता संबंधी अधिकार, नागरिकता संबंधी अधिकार किसको दिए गए? संसद को दिए गए। ठीक है, यानी कि नागरिकता देने का अधिकार संसद को, नागरिकता छीनने का अधिकार भी संसद को। और संसद में भी किसको दिए गए हैं? होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को। ठीक है ना, संसद में भी किसको दिए गए हैं? गृह मंत्रालय को। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ लिया? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। अब एक बार हम रिवाइज कर लें। आर्टिकल 5 में क्या है? जो भारत के अंदर जो है ना, उनको नागरिकता दी जाएगी। 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता। 7 में जो भारत से पहले पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से वापस आ गए उनको नागरिकता। 7 हो गए। 8 में क्या है? जो अगर आप देश के बाहर रह रहे हैं, चाहे आप वहाँ पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी, तो आपकी नागरिकता ख़त्म नहीं होगी। ठीक, आर्टिकल 8 हो गया। आर्टिकल 9 में क्या है कि अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो अपने देश की यानी कि भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, आर्टिकल 9 हो गया। आर्टिकल 10 कहता है कि जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते तब तक आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो अधिकार हैं किसको दिए गए? संसद को, यानी कि संसद आपकी नागरिकता छीन भी सकती है और आपको नागरिकता दे भी सकती है। ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब जो फॉरेनर्स हैं और इंडिया का रह रहे हैं, उन्होंने इंडिया की नागरिकता ली है, तो उनको किसने दी होगी? संसद ने। ठीक है ना, तो 5 से 11 तक आपने पढ़ लिया। देखो हमारा जो भारत है, हमारे भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि इसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। हमारे भारत में क्या नहीं है? दोहरी नागरिकता का सिस्टम नहीं है। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता का सिस्टम हमारे देश में नहीं है। देखो दोहरी नागरिकता का मतलब होता है ऐसे नहीं कि दो देशों की नागरिकता, वो चीज़ अलग है ना, वो चीज़ अलग है। दोहरी नागरिकता होती है जैसे कि अमेरिका में है, यानी कि हम क्या हैं? हम भारत के क्या है? नागरिक हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें, जैसे हम यूपी के हैं, तो हम यूपी के क्या हैं? यूपी के निवासी हैं, यानी कि यूपी के रहने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसको रेजिडेंशियल कैसे? रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंट क्या है आपका? तो अब हम निवासी कहाँ हैं? यूपी के। नागरिक किसके? हम देश के, अपने भारत के नागरिक हैं। ठीक है, लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में ऐसा होता है जो वहाँ के जो स्टेट है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और पूरे जो देश है, देश की अलग सिटीजनशिप होती है। ठीक है ना, अलग अलग, यानी कि 2 सिटीजनशिप होती है। स्टेट के लिए अलग से नागरिकता, राज्य के लिए, और जो हमारा देश है, देश के लिए अलग से नागरिकता होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? दोहरी नागरिकता। ये सिस्टम हमारे भारत में नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे यो सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रूल्स, क्या क्या नियम, क्या क्या तरीके दिए गए हैं, कैसे आपको नागरिकता मिलेगी इसके बाद। ठीक, आज के टाइम पे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी तो है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 आर्टिकल हैं ये, कि ये हमारे कभी काम आएंगे? कोई है ही नहीं मतलब इनका। ठीक है ना, ये संविधान जब बन रहा था, जब पार्टीशन हो रहा था, उस टाइम के लिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, फिर मिलते हैं।